हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैपरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम से जिसको थोड़ा भी आइडिया होगा उनको पता होगा कि चैपरॉन्स क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चैपरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको तब मिलती है जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री में ही अगर आप देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स की प्रोटीन कैसे फोल्ड होते हैं कैसे नहीं होते हैं, तब आपको ये जो है ये चैपरॉन्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो फिर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डायग्राम है ये मैंने ब्रूस एल्बर्ट से ली है, बुक है, ये उधर से उठाई है और मैंने उधर से ही मतलब ये जो सारा पिक्चर्स है और इसी को मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या हो रहा है। तो चैपरॉन्स आपको पता होगा कि किसे कहते हैं, चैपरॉन्स क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसमें से कौन सा टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इट हेल्प्स एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि चैपरॉन्स के बारे में कि चैपरॉन्स क्या होती है। देखिए, हमारे जो बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, राइट। तो प्रोटीन्स में क्या होती है कि उनमें कभी कभी क्या होती है, गलत स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब फोल्डिंग होती है। प्रोटीन इनिशियली तो प्राइमरी रहती है, लेकिन विद टाइम वो फोल्ड हो के वो अपना जो उनका नेटिव स्ट्रक्चर होती है वो अटेन कर लेती है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होती है, अगर ये ऐसी है तो विद टाइम वो फोल्ड हो के कुछ ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने पहले भी वीडियोस में देखे हैं जिसमें हमने लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सब के बारे में हमने बताया था। और उसमें मैंने आपको ये भी एक पॉइंट मेंशन की थी कि जो चैपरॉन्स है, चैपरॉन्स उनको लोकल मिनिमा से उठा के प्रोटीन को ग्लोबल मिनिमा में ले आता है। डेट मीन्स कि चैपरॉन्स अगर कोई प्रोटीन जो गलत फोल्ड हुआ है उसको वापस रीफोल्ड करके उसकी करेक्ट फोल्डिंग पोजीशन पे चैपरॉन्स ले आता है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि चैपरॉन्स का फंक्शन क्या है। तो चैपरॉन आपको पता होगा कि वो अगर कोई प्रोटीन अगर अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर से अगर कोई गलत स्ट्रक्चर में वो फॉर्म हो गया तो उसको उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में फॉर्म करने में मदद करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं चैपरॉन्स। तो चैपरॉन्स का काम क्या क्या है, करेक्ट फोल्डिंग, अगर कोई प्रोटीन फोल्ड नहीं हो रही है तो उसकी फोल्डिंग करना, फिर उसके बाद अगर कोई फोल्डिंग गलत तरीके से फोल्ड होती है उसको रीफोल्ड करके वापस उसको उसका करेक्ट पोजीशन पे लाना, ये होती है काम चैपरॉन्स की। अब हम चैपरॉन जब हम पढ़ते हैं, अब देखिए लैब में जब हम चैपरॉन्स की स्टडी करते हैं उसका रिजल्ट कुछ और थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट होता है, और बॉडी में जैसे चैपरॉन्स का जैसे फंक्शन होता है वो कुछ और हो सकता है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही प्रोटीन फंक्शन नहीं करती है, हमारी बॉडी एक मल्टीपल प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है और इसीलिए बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके फोल्डिंग रिफोल्डिंग का वो करते हैं। लेकिन जब हम इन विट्रो स्टडी करते हैं तब उसमें सीन थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें सिर्फ हम पर्टिकुलर प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। अगर आप ये मान के चले कि नहीं मेरे बॉडी में तो यही हो रहा है, यही चैपरॉन ऐसे से कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, लेकिन वो पार्टली है, वो सिर्फ 50% वो अकेला कर रहा होगा और मैक्सिमम बहुत सारे प्रोटीन्स की मदद से वो मल्टीफंक्शनल प्रोटीन की मदद से वो चैपरॉन का जो फंक्शन है वो अटेन हो रहा होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी अभी पिक्चर्स में आपको बताऊंगी, वो इन विट्रो के बारे में है, वो हमारी बॉडी जो इन विवो चले उसके बारे में नहीं, उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन्स के, जब हम चैपरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, एक बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा टर्म HSP। HSP बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसको कोई अगर बोलता है आपको चैपरॉन तो आपको सीधा HSP करके याद आ जाएगा। वैसे आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे, तो आपको HSP 40, फिर ये फिर 70, फिर 90, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिले होंगे कि प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है, कौन सा है, तो ये सबको आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं आज आपको ये सब के बारे में क्लासिफिकेशन नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रोटीन फोल्डिंग रिफोल्डिंग हो रही है। तो देखिए प्रोटीन्स, अब HSP का मतलब क्या हो जाता है, इसका भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन। क्योंकि इनिशियली जब ये डिस्कवर किया गया था ना, तब इसका जो रोल था उसका थर्मल जो भी डीनेचरेशन का थोड़ा सा वर्क में ये पार्टिसिपेट करता था। डेट मीन्स कि अगर HSP, अगर हमारे पास HSP अगर है ना, तो अगर लेकिन एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो HSP क्या होती है, वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाती है। ठीक है, HSP। ओके, सो इसीलिए हमने इसको हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं। इनिशियली ऐसा कहा जाता था। अभी इसके वैसे बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है, जिसको हम अभी तो यहाँ तो मेंशन नहीं करने वाले हैं, बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी HSP प्रोटीन्स का। HSP प्रोटीन्स में बहुत सारे आते हैं, HSP 70, 40, 90 और बहुत सारे हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। और एक HSP एक खास बात है कि उसको ATP की ज़रूरत पड़ती है।
HSP को प्रॉपर्टी जो चैपरॉन्स होते हैं, HSP की ही नहीं, जो चैपरॉन्स होती है ना उसको फंक्शन करने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है। अब ATP का जब ज़रूरत पड़ रहा है तो ऑब्वियसली दे हैव द एंजाइम, ठीक है, जो ATPase परफॉर्म करती है, डेट मीन्स कि ATP की हाइड्रोलाइसिस करती है। यहाँ देखिए आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यहाँ ATP मेंशन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि HSP का जो चैपरॉन्स है, चैपरॉन्स के HSP का भी नहीं, जो एज ए होल जो चैपरॉन्स है उसमें उसके टाइप्स कितने हैं। देखिए चैपरॉन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम क्लियरली बोलें तो HSP का 70 होता है, HSP का मतलब HSP 70 होती है, HSP 70 होती 90 होती है, 40 होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसको हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम चैपरोनिन्स के बारे में पढ़ेंगे। चैपरोनिन्स, तो चैपरोनिन्स क्या होती है, ये चैपरॉन्स ही होते हैं, लेकिन एक क्लास होती है चैपरॉन्स का। जैसे कि अभी हम अगर क्लास अगर मेंशन करें चैपरॉन्स का, तो क्लास अगर मेंशन करेंगे तो इसमें HSP 70 आएगा, HSP 90 आएगा, ये सारे क्लासेस होते हैं। फिर इसमें एक और आता है चैपरोनिन्स आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं चैपरॉन्स का, तो उसी में से आज हम चैपरोनिन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम HSP के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम चैपरोनिन्स के बारे में पढ़ते हैं, चैपरोनिन्स के जो होती है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्ट्स होती है चैपरोनिन्स के। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मैं बताऊँ चैपरोनिन्स के बारे में, चैपरोनिन्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैपरोनिन्स का अगर हम बताएं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती है GRO-ES और GRO-EL, ठीक है। ये दोनों पार्ट होते हैं जो चैपरोनिन्स में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब ये दोनों का जब हम पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्या फंक्शन करती है, ठीक है। एंड जो ये GRO-ES है ना, ये थोड़ा सा ढक्कन जैसा रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे आप किसी कंटेनर होती है ना, ऐसे करके कंटेनर, उसमें आप ऐसे करके ढक्कन लगाते हैं, सो ये होती है GRO-ES जो ढक्कन जैसा काम करती है, ठीक है। दिस इज़ द रोल ऑफ GRO-ES। लेकिन अभी मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि ऑफकोर्स चैपरॉन्स है तो इसमें ATP की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बता रही हूँ, तो ये बताने पर मैं आपको अभी वापस से पुराना वाला डायग्राम पर ले जाती हूँ जो बुक से लिया गया था। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो होती है, जो चैपरोनिन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है GRO-ES और GRO-EL का, ठीक है। तो अब हम इसमें, मैंने आपको कहा था कि जो GRO-ES होती है वो थोड़ा सा ढक्कन जैसा रोल प्ले करती है, तो ये रहा GRO-ES और ये रहा GRO-EL, ठीक है, ये है EL। तो जब हम ये पार्ट देखते हैं, इसमें आपको दो अलग अलग कलर के दिख रहे होंगे, एक ग्रीन है और एक रेड है। सो जो ग्रीन वाला पोर्शन है, मैं इस डायग्राम पे एक्सप्लेन करती हूँ। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो सिस पोर्शन है और जो नीचे वाला है वो ट्रांस है, ठीक है। यहाँ दिख ही रहा होगा आपको, सिस और ट्रांस दो पोजीशन दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ATP की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो जिधर प्रोटीन बाइंड करेगी वहाँ ATP की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे प्रोटीन एंटर करेगी वहाँ ATP की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही प्रोटीन रिलीज़ होती है, ATP कन्वर्ट होता है ADP प्लस फॉस्फेट पे, ठीक है। दिस इज़ द फंडा, ओके। सो अभी देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो GRO-ES है ना, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होती है कि सबसे पहले अगर कोई प्रोटीन एंटर होती है, प्रोटीन अगर सिस साइड में एंटर हुई है, तो यहाँ हमें दिख रहा है प्रोटीन सिस साइड में एंटर हुई है। अब सिस साइड में अगर ये ब्लू कलर के जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, ये तो प्रोटीन हो गया, ये ब्लू वाला। अब होता क्या है, मैं आपको एक दूसरे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो GRO-ES होती है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देती है हमें GRO-ES, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सिस पार्ट होता है और ट्रांस पार्ट होता है, और GRO-ES जो GRO-EL है, सॉरी ये वाला GRO-EL है, और ये जो फिर उसके बाद जो ये GRO-ES है, ये जो ढक्कन जैसा वर्क करता था GRO-ES, ये आके यहाँ पे आके बाइंड करता है। तो अभी सीन क्या है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें ये जानना है कि ढक्कन आया ये तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन इधर जो GRO-EL है उसके किस पार्ट से प्रोटीन रिएक्ट करती है, क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं कि GRO-EL जो होती है ना, GRO-EL के अंदर कुछ बहुत से हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं। इस एरिया में बहुत सारे हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं, ठीक है, ये वाले हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं। तो क्या होता क्या है, तो यहाँ अगर कोई प्रोटीन आ रहा है जिसके प्रोटीन के यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पैचेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे करके होगा, तो जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पैचेस है, तो ये हाइड्रोफोबिक पैचेस क्या होती है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कनेक्ट होके ये प्रोटीन कैसे एंटर होती है,
ये प्रोटीन हाइड्रोफोबिक मिलके दोनों ऐसे करके फॉर्म हो जाती है। ये प्रोटीन अभी ऐसे करके हमारी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोटीन, ऐसे करके ये इंसर्ट हुई है। अब ये हुई है, ये प्रोटीन घुसने के बाद क्या होती है यहाँ पे, अब प्रोटीन एंटर तो हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन एंटर होने के बाद अभी हमारा ग्रो ES आना बाकी है, जो कि एक ढक्कन जैसा रोल प्ले करता था। तो अगर ग्रो ES आना है तो ग्रो ES कैसे आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंड हो गई, प्रोटीन बाइंड होने के बाद हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रो ES आके यहाँ पे उसने बाइंड कर दिया, ठीक है। सो ग्रो ES बाइंड करने पे क्या होती है, प्रोटीन जो यहाँ पे पहले ऐसे करके थी, थोड़ा सा सिंस प्रोटीन अगर क्या होता है ना, हम किसी अगर प्लास्टिक के डब्बे पे अगर हम कुछ चीज़ भर दें या फिर किसी पेपर के बैग में अगर हम कुछ चीज़ भर दें, वो बैग कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपेंड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ होती है, कुछ जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड करती है, ये ग्रो ES बाइंड करती है, ये पोर्शन क्या हो जाती है, ये एक्सपेंड हो जाती है थोड़ा सा। ये सिस पोजीशन जो होती है ना, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये सिस पोजीशन ऐसे हो जाती है। और ये रहा हमारा ट्रांस, और हमारा यहाँ पे प्रोटीन्स हमें बताना है, प्रोटीन्स यहाँ पे एंटर हुई थी। सो ये रहा हमारा प्रोटीन, ठीक है, ये रहा हमारा प्रोटीन। सो ऐसे कुछ एंटर हो गई है। अब इसमें हमने देखा था कि ग्रो ES ने भी यहाँ पे बंद कर दी थी ढक्कन। सो ग्रो ES ने यहाँ पे ऐसे करके बंद कर दी। सो ये रहा स्ट्रक्चर, इसका फॉर्म हुआ है। अब फॉर्म होने के बाद हमने ये देखा होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ATP का भी सीन आता है। तो जैसे ही ये प्रोटीन बाइंड होता है ना, प्रोटीन बाइंड होने के साथ साथ ही हमें यहाँ पे इस पोर्शन पे, जो सिस पोजीशन पे हमें ATP मिलती है इनिशियली, हमें यहाँ पे इनिशियली ATP मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोफोबिक पैच से। अब यहाँ हाइड्रोफोबिक तो है, अगर हम कहें कि ट्रांस में भी इस पोजीशन पे भी अगर हम कहें, इस पोजीशन पे भी अगर कोई प्रोटीन इंसर्ट कर रही है, यहाँ पे भी अगर कोई प्रोटीन इंसर्ट कर रही है, तो इस बीच में यहाँ जो सिस और ट्रांस को ये पोर्शन जो अलग कर रही है, उधर ऐसा क्या है जो ये दोनों प्रोटीन को अलग कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पोर्शन होता है ग्रो EL का, ये पोर्शन इज़ लाइंड बाय हाइड्रोफिलिक चेन्स। इधर ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से बना होता है, जो ये दोनों पोर्शन को, सिस और ट्रांस को, दोनों को सेपरेट करके रखती है। एट द सेम टाइम जैसे ही ग्रो ES बाइंड होती है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होती है, बाहर वाला एरिया, ये हाइड्रोफिलिक बाय नेचर होती है। सो ओवरऑल क्या होती है, ये प्रोटीन जो होती है वो छुपी रहती है, ठीक है, छुपी रहती है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। यहाँ हाइड्रोफोबिक की वजह से तो ये छुपी गई है, लेकिन बाहर जो होती है ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से क्या होती है, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ये रिएक्ट तो कर लेती है, लेकिन वो अंदर को भी थोड़ा आइसोलेटेड रखती है। अब यहाँ अगर हाइड्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक पोर्शन इस एरिया में तो नहीं आएंगे, इधर से भागने की कोशिश करेंगे। और ये जो वाला जो प्रोटीन है, ये भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि सिस प्रोटीन जो एंटर हुआ है सिस में, वो सिस में ही रहेगा, और ट्रांस प्रोटीन जो एंटर हुआ है ट्रांस में, वो ट्रांस में ही रहेगा, ठीक है। सो ये रहा केस। अब आगे देखते हैं वो डायग्राम पे क्या हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ चीज़ हमें यहाँ पे डायग्राम पे देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको डायग्राम पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा ग्रो EL, ठीक है। यहाँ पे ये रहा ATP से बाउंड हो रखा है, यहाँ पे प्रोटीन आके एंटर हुई है। फिर प्रोटीन आके एंटर होने के बाद जैसे ही ग्रो ES बाइंड कर दी, यहाँ पे इस सिस वाले पोर्शन पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई। कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब कि जो मैंने अभी कहा था कि प्रोटीन के एंटर होते ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो गया है, दैट मीन्स थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। सो ये वाला पोर्शन ब्रॉड हो गया। यहाँ पे आपको डायग्राम में फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, बाद में ऐसा स्ट्रक्चर बना है। तो सिस स्ट्रक्चर पे हमने ऐसे देखा था। फिर यहाँ पे प्रोटीन इस किस पोर्शन से इंटरैक्ट करती है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन से इंटरैक्ट करती है, और इसको लाइन करती है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन लाइन करती है, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, यहाँ पे ATP हमारा हो गया है, मतलब ये पोर्शन अभी यहाँ पे सब ठीक है। ग्रो ES आके बाइंड किया, ढक्कन बंद किया, ताकि ढक्कन इसलिए बाइंड किया ताकि ये प्रोटीन बाहर ना चला जाए और ये प्रोटीन इधर ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। तो ये हो गया। ये हम टोटल अभी ग्रो EL और ES इसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी दोनों पोर्शन आ चुका है। इनिशियली इधर सिर्फ ग्रो EL था, यहाँ पे फिर ग्रो ES था, अभी इसमें दोनों ही है, तो इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सो विद टाइम देखिए यहाँ पे मेंशन है 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। सो 10 सेकेंड के बाद क्या होती है, ये जो ATP यहाँ पे था, इसमें से ये 7 ATP ये लूज़ कर देती है। 7 ATP लूज़ करने के बाद क्या होती है, अब ATP लूज़ करिए। ATP का रोल ना यहाँ पे ग्रो ES को मतलब थोड़ा सा अच्छा बाइंड करने में ये हेल्प करती है ATP, ठीक है। तो जैसे ही ग्रो EL और ES को मतलब ज्वाइन करके रखती है ATP, तो जैसे ही ग्रो, अभी ATP तो चला गया, ATP चला जाने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ADP हो जाएगा। ATP था, अभी ATP का क्या होता है, ATP अगर हमारा रिमूव होता है, सो वो इट गिव्स ADP प्लस फॉस्फेट, राइट।
तो यहाँ पे हमें ADP मिल गया है। अब ADP मिलने के बाद क्या होती है, ये जो ग्रो एस वाला ES जो वाला जो पोर्शन था, ये वाला ऊपर वाला जो ढक्कन, वो हट जाता है, ठीक है, वो हट जाता है यहाँ पे। अब वो हट गया, तो हट जाने के बाद हमें क्या मिलती है यहाँ पे, ये जो प्रोटीन है ये हमारा बाहर निकल रिलीज़ हो जाता है। मतलब ये जो ब्लू वाला जो प्रोटीन है ना, ये अंदर जो है ये भी बाहर रिलीज़ हो जाता है। ढक्कन खुल गया है, ढक्कन खुलने के बाद इसको मौका मिल गया बाहर आ जाने का। तो ये जो प्रोटीन है, मैं इसको इसी के कलर से बताती हूँ, ये जो प्रोटीन है इसको भी मौका मिल जाता है बाहर चला जाने का। अब ढक्कन खुल गया है तो बिस्किट जैसे बाहर आ जाती है, ये प्रोटीन्स भी बाहर आ गई है, ठीक है, ये प्रोटीन्स भी बाहर आ गई है प्रॉपर्ली फोल्ड होके। तो अब ये प्रोटीन का यहाँ जितना टाइम यहाँ पे था उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड ना यहाँ पे रीफोल्डिंग हुई। जो भी इस प्रोटीन की कमियाँ थी फोल्डिंग में, जो उसको नेटिव स्ट्रक्चर गेन करने में मदद नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। रीफोल्डिंग हुई, अगर कोई प्रोटीन फोल्ड नहीं थी तो वो फोल्ड हो गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो ग्रो ES होती है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देती है हमें, ग्रो ES, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सिस पार्ट होता है और ट्रांस पार्ट होता है, और ग्रो ES जो ग्रो EL है, सॉरी ये वाला ग्रो EL है, और ये जो फिर उसके बाद जो ये ग्रो ES है, ये जो ढक्कन जैसा वर्क करता था ग्रो ES, ये आके यहाँ पे आके बाइंड करता है। तो अभी सीन क्या है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें ये जानना है कि ढक्कन आया ये तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन इधर जो ग्रो EL है उसके किस पार्ट से प्रोटीन रिएक्ट करती है, क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रो EL जो होती है ना, ग्रो EL के अंदर कुछ बहुत से हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं। इस एरिया में बहुत सारे हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं, ठीक है, ये वाले हाइड्रोफोबिक पैचेस होते हैं। तो क्या होता क्या है, तो यहाँ अगर कोई प्रोटीन आ रहा है जिसके प्रोटीन के यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पैचेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे करके होगा, तो जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पैचेस है, तो ये हाइड्रोफोबिक पैचेस क्या होती है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कनेक्ट होके ये प्रोटीन कैसे एंटर होती है, ये प्रोटीन हाइड्रोफोबिक मिलके दोनों ऐसे करके फॉर्म हो जाती है। ये प्रोटीन अभी ऐसे करके हमारी इंसर्ट हो गई है, ठीक है, दिस इज़ द प्रोटीन, ऐसे करके ये इंसर्ट हुई है। अब ये हुई है, ये प्रोटीन घुसने के बाद क्या होती है यहाँ पे, अब प्रोटीन एंटर तो हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन एंटर होने के बाद अभी हमारा ग्रो ES आना बाकी है, जो कि एक ढक्कन जैसा रोल प्ले करता था। तो अगर ग्रो ES आना है तो ग्रो ES कैसे आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंड हो गई, प्रोटीन बाइंड होने के बाद हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रो ES आ गई, यहाँ पे उसने बाइंड कर दिया, ठीक है। सो ग्रो ES बाइंड करने पे क्या होती है, प्रोटीन जो यहाँ पे पहले ऐसे करके थी, थोड़ा सा सिंस प्रोटीन अगर क्या होता है ना, हम किसी अगर प्लास्टिक के डब्बे पे अगर हम कुछ चीज़ भर दें, या फिर किसी पेपर के बैग में अगर हम कुछ चीज़ भर दें, वो बैग कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपेंड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ होती है, कुछ जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड करती है, ये ग्रो ES बाइंड करती है, ये पोर्शन क्या हो जाती है, ये एक्सपेंड हो जाती है थोड़ा सा। ये सिस पोजिशन जो होती है ना, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये सिस पोजीशन ऐसे हो जाती है। और ये रहा हमारा ट्रांस, और हमारा यहाँ पे प्रोटीन्स हमें बताना है, प्रोटीन्स यहाँ पे एंटर हुई थी। सो ये रहा हमारा प्रोटीन, ठीक है, ये रहा हमारा प्रोटीन। सो ऐसे कुछ एंटर हो गई है। अब इसमें हमने देखा था कि ग्रो ES ने भी यहाँ पे बंद कर दी थी ढक्कन। सो ग्रो ES ने यहाँ पे ऐसे करके बंद कर दी। सो ये रहा स्ट्रक्चर, इसका फॉर्म हुआ है। अब फॉर्म होने के बाद हमने ये देखा होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ATP का भी सीन आता है। तो जैसे ही ये प्रोटीन बाइंड होता है ना, प्रोटीन बाइंड होने के साथ साथ ही हमें यहाँ पे इस पोर्शन में जो सिस पोजीशन पे हमें ATP मिलती है, इनिशियली हमें यहाँ पे ATP मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोफोबिक पैच से। अब यहाँ हाइड्रोफोबिक तो है, अगर कहें कि ट्रांस में भी इस पोजीशन पे भी अगर हम कहें, इस पोजीशन पे भी अगर कोई प्रोटीन इंसर्ट कर रही है, यहाँ पे भी अगर कोई प्रोटीन इंसर्ट कर रही है, तो इस बीच में यहाँ जो सिस और ट्रांस को ये पोर्शन जो अलग कर रही है, उधर ऐसा क्या है जो ये दोनों प्रोटीन को अलग कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन होता है ग्रो EL का, ये पोर्शन इज लाइंड बाय हाइड्रोफिलिक चेन्स। इधर ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से बना होता है, जो ये दोनों पोर्शन को सिस और ट्रांस को दोनों को सेपरेट करके रखती है। एट द सेम टाइम जैसे ही ग्रो ES बाइंड होती है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होती है, बाहर वाला एरिया, ये हाइड्रोफिलिक बाय नेचर होती है। सो ओवरऑल क्या होती है, ये प्रोटीन जो होती है वो छुपी रहती है, ठीक है, छुपी रहती है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। यहाँ हाइड्रोफोबिक की वजह से तो ये छुपी गई है, लेकिन बाहर जो होती है ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से क्या होती है, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ये
रिएक्ट तो कर लेती है लेकिन वो अंदर को भी थोड़ा आइसोलेटेड रखती है। अब यहाँ अगर हाइड्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक पोर्शन इस एरिया में तो नहीं आएंगे, इधर से भागने की कोशिश करेंगे, और ये जो वाला जो प्रोटीन है ये भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कि सिस प्रोटीन जो एंटर हुआ है सिस में वो सिस में ही रहेगा, और ट्रांस प्रोटीन जो एंटर हुआ है ट्रांस में वो ट्रांस में ही रहेगा। ठीक है, सो ये रहा केस। अब आगे देखते हैं वो डायग्राम पे क्या हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ चीज़ हमें यहाँ पे डायग्राम पे देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको डायग्राम पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा ग्रो EL, ठीक है, यहाँ पे ये रहा ATP से बाउंड हो रखा है, यहाँ पे प्रोटीन आके एंटर हुई है। फिर प्रोटीन आके एंटर होने के बाद जैसे ही ग्रो ES बाइंड कर दी, यहाँ पे इस सिस वाले पोर्शन पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई। कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब कि जो मैंने अभी कहा था कि प्रोटीन के एंटर होते ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो गया है, दैट मीन्स थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। सो ये वाला पोर्शन ब्रॉड हो गया। यहाँ पे आपको डायग्राम में फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, बाद में ऐसा स्ट्रक्चर बना है। तो सिस स्ट्रक्चर पे हमने ऐसे देखा था। फिर यहाँ पे प्रोटीन इस किस पोर्शन से इंटरेक्ट करती है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन से इंटरेक्ट करती है, और इसको लाइन करती है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन लाइन करती है। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ यहाँ पे ATP हमारा हो गया है, मतलब ये पोर्शन अभी यहाँ पे सब ठीक है। ग्रो ES आके बाइंड किया, ढक्कन बंद किया, ताकि ढक्कन इसलिए बाइंड किया ताकि ये प्रोटीन बाहर ना चला जाए और ये प्रोटीन इधर ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। तो ये हो गया। ये हम टोटल अभी ग्रो EL और ES इसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी दोनों पोर्शन आ चुका है। इनिशियली इधर सिर्फ ग्रो EL था, यहाँ पे फिर ग्रो ES था, अभी इसमें दोनों ही है, तो इसे कम्प्लेक्स कहेंगे। सो विथ टाइम देखिए यहाँ पे मेंशन है 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। सो 10 सेकेंड के बाद क्या होती है, ये जो ATP यहाँ पे था इसमें से ये 7 ATP ये लूज़ कर देती है। 7 ATP लूज़ करने के बाद क्या होती है, अब ATP लूज़ करिए। ATP का रोल ना यहाँ पे ग्रो ES को मतलब थोड़ा सा अच्छा बाइंड करने में ये हेल्प करती है ATP, ठीक है। तो जैसे ही ग्रो EL और ES को मतलब ज्वाइन करके रखती है ATP, तो जैसे ही ग्रो अभी ATP तो चला गया, ATP चला जाने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ADP हो जाएगा। ATP था, अभी ATP का क्या होता है, ATP अगर हमारा रिमूव होता है सो वो इट गिव्स ADP प्लस फॉस्फेट, राइट। तो यहाँ पे हमें ADP मिल गया है। अब ADP मिलने के बाद क्या होती है, ये जो ग्रो S वाला ES जो वाला जो पोर्शन था, ये वाला ऊपर वाला जो ढक्कन, वो हट जाता है, ठीक है, वो हट जाता है यहाँ पे। अब वो हट गया, तो हट जाने के बाद हमें क्या मिलती है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये हमारा बाहर निकल रिलीज़ हो जाता है। मतलब ये जो ब्लू वाला जो प्रोटीन है ना, ये अंदर जो है ये भी बाहर रिलीज़ हो जाता है। ढक्कन खुल गया है, ढक्कन खुलने के बाद इसको मौका मिल गया बाहर आ जाने का। तो ये जो प्रोटीन है, मैं इसको इसी के कलर से बताती हूँ, ये जो प्रोटीन है इसको भी मौका मिल जाता है बाहर चला जाने का। अब ढक्कन खुल गया है तो बिस्किट जैसे बाहर आ जाती है, ये प्रोटीन्स भी बाहर आ गई है, ठीक है, ये प्रोटीन्स भी बाहर आ गई है प्रॉपर्ली फोल्ड होके। तो अब ये प्रोटीन का यहाँ जितना टाइम यहाँ पे था उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड ना यहाँ पे रीफोल्डिंग हुई। जो भी इस प्रोटीन की कमियाँ थी फोल्डिंग में, जो उसको नेटिव स्ट्रक्चर गेन करने में मदद नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। रीफोल्डिंग हुई, अगर कोई प्रोटीन फोल्ड नहीं थी तो वो फोल्ड हो गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये तो रहा बस पहला फेज़। अभी हमें आगे का भी फेज़ देखना है कि आगे क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमने समझ ली, मैं आगे बताती हूँ आगे क्या होगा। देखिए अभी सिस फेज़ का अभी मैंने आपको बताई है, अभी ट्रांस फेज़ का भी यहाँ पे रोल आएगा। ट्रांस में क्या होती है, देखिए यहाँ पे 7 ATP यहाँ पे रिलीज़ हुई, फिर ADP बन गया, फिर यहाँ पे प्रोटीन रिलीज़ हो गया, फिर ये ग्रो ES जो है ये हमारा डिसोसिएट हो गया। फिर सेकेंड टाइम जो होती है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड टाइम क्या होती है, एक सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इम्प्रॉपरली फोल्डेड। अब इम्प्रॉपरली फोल्डेड जो होती है प्रोटीन, एक और आती है, वो ट्रांस साइड में आएगी, ये वाली जो है वो ट्रांस साइड में आएगी, ठीक है, ट्रांस साइड में आएगी, और वो अपने साथ 7 ATP भी ला रही है। तो वो 7 ATP ला के यहाँ पे जो ये प्रोटीन है यहाँ पे ट्रांस साइड में वो एंटर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस साइड पे एंटर हो गया है। तो उसके बाद क्या होती है, इस साइड पे जब ये वाला तो प्रोटीन इस साइड का तो हो गया, निकल गया। अब ये जो ग्रो ES वाला पोर्शन है वो अभी जो यहाँ से रिलीज़ हुई थी ना, जो ये वाला, ये रिसाइकल होती रहती है, ये जो रिलीज़ हुई थी वो यहाँ पे अभी यहाँ आके ये जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे आके बाइंड कर रही है, यहाँ पे आके बाइंड करने पे क्या होता है, ये प्रोटीन अभी यहाँ पे इस पोर्शन में अभी सारी रीफोल्डिंग वाली प्रॉपर्टी किस पोजिशन पर होगी, ट्रांस पोजिशन पर सारी रीफोल्डिंग वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, रीफोल्डिंग ट्रांसपोजिशन पे अभी सारी रीफोल्डिंग वाली प्रॉपर्टी होगी। रीफोल्डिंग होने के बाद सेम प्रोसेस में ये इस वाला पोर्शन पे ATP हो गया था, फिर सेम प्रोसेस में क्या हो जाएगी, ये ATP रिलीज़ हो जाएगी एंड यहाँ पे इस पोर्शन पे ADP आ जाएगी, ADP आ जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये वाला जो नीचे जो ट्रांस पोर्शन में जो प्रोटीन B आया था, वो प्रोटीन अभी यहाँ पे बेटर फोल्डेड, इट इज़ प्रोटीन B रिलीज़ हो जाएगी विथ 7 ADP रिलीज़ करेगी।
ठीक है। एंड उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे ग्रो ES भी रिलीज हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ATP जो था वो ATP अभी हट के यहाँ पे ADP हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द, यहाँ पे लिखा भी है द सिस रिंग रिलीजेस ग्रो ES कैप। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको डायग्राम बता गया, मैं जो आपको बता रही हूँ थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांस से भी ग्रो ES रिलीज होती है। ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं तो ये प्रोटीन फिर से ये बाहर नहीं आ जाएगी यहाँ पे, अगर ट्रांस में कोई प्रोटीन एंटर हुई है तो यहाँ पे ऐसा सीन है। ठीक है। यहाँ पे ये ढक्कन लगा देती है ताकि ये प्रोटीन यहाँ नीचे से ना निकल आए। ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हमने देखी थी, यहाँ पे ATP था, यहाँ पे ADP हो जाएगा, फिर ADP होने के बाद ग्रो ES रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन B है, ये वाला जो इनिशियल सिस पे था वो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया प्रोटीन A, और जो ट्रांस पे है वो मैंने मान लिया प्रोटीन B। ठीक है। तो फिर ऐसे करने पे क्या हो जाता है कि प्रोटीन A और प्रोटीन B दोनों ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद ये हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक तो समझ आ गई है। तो यही प्रोसेस क्या हो जाती है, बार बार रिपीट होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, यही प्रोसेस बार बार एक आती है, एक प्रोटीन आती है, फिर प्रॉपर फोल्ड होती है, फिर वापस से वो रिलीज़ हो जाती है। यही फंडा थ्रू आउट टाइम ये चलता रहता है। तो फिर वापस से मैं आपको एक बार फिर से इसकी कहानी बता देती हूँ। तो क्या होती है, हमारी 2 यूनिट होती है चैप्रोन में, एक ट्रांस होती है, एक सिस होती है, और सॉरी ग्रो ES और ग्रो EL होती है। उसमें से जो ग्रो EL होती है, ग्रो EL बड़ा वाला ये जो डब्बा है वो होती है, जिसके ऊपर 2 पार्ट होती है, सिस और ट्रांस होती है। तो सिस में सबसे पहले अगर हमारा कोई प्रोटीन आके एंटर हुआ, वो हाइड्रोफोबिक पैचेस से यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और ATP के साथ आएगी, तो ATP यहाँ आके बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद क्या होती है, ग्रो ES जब बाइंड होता है ऊपर ढक्कन बंद कर देता है प्रोटीन को एंटर करने के बाद, तो क्या होती है, ये ग्रो EL के बाइंड करने की वजह से यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है और प्रोटीन यहाँ पे पैक्ड हो जाता है। प्रोटीन यहाँ वाला प्रोटीन और यहाँ वाला ट्रांस वाला प्रोटीन के बीच में हाइड्रोफिलिक पैचेस होते हैं, जिसके वजह से वो एक दूसरे को सेपरेट रखती है। फिर सबस्ट्रेट जब ऐसे सब कुछ बाइंड हो जाता है, ग्रो ES बाइंड होने की वजह से इस यहाँ पे जो भी यहाँ प्रोटीन है वो प्रोटीन रिएक्ट करती है, अपना फोल्डिंग रिफोल्डिंग वाला प्रॉपर्टी जो भी है उसका सही स्ट्रक्चर में फॉर्म करती है। फिर 10 सेकेंड्स के बाद ऑलमोस्ट, तो वो क्या करती है, ये प्रोटीन डिसोसिएट होने का टाइम हो गया है, क्योंकि इसका फोल्डिंग प्रॉपर्ली हो गया है। तो डिसोसिएट होने की वजह से यहाँ पे 7 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। 7 फॉस्फेट रिलीज होने की वजह से आपको पता होता है ATP अगर फॉर्म होती है तो ADP बचता है, तो यहाँ पे ADP बच गया। एंड उसके बाद ये ग्रो ES जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, और ये जो प्रोटीन जो अंदर था वो वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। फिर ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। ये सेकेंड पार्ट में भी यही होता है कि सेकेंड पार्ट में एक इम्प्रॉपर जो फोल्डेड प्रोटीन होती है वो ट्रांस पोजिशन पे आके यहाँ पे लिंक होती है, प्लस वो ATP लाता है अपने साथ, फिर यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। द सेम प्रोसेस जो ग्रो ऊपर वाला केस में हमने देखा था वहाँ पे यही होगा। तो ये प्रोटीन यहाँ एंटर करेगी, यहाँ पे ग्रो ES आके बाइंड कर देगी ढक्कन बन के, फिर बाइंड करने की वजह से ये प्रोटीन यहाँ पे अंदर ही रह जाएगी, फिर यहाँ रहने की वजह से ये जो ATP है वो ATP रहेगी। ठीक है, जब प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी ये ATP भी रिलीज होके फिर ये इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ADP आ जाएगा, रिफोल्डिंग होके। ये जो अंदर वाला प्रोटीन, मतलब एक टाइम में हमें 2 प्रोटीन्स दिखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जब दूसरा प्रोटीन जब रिलीज हो रहा होता है, यहाँ पे एक और प्रोटीन उसी फेज में आ जाता है, तो ये साइमल्टेनियसली होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नीचे वाला पोर्शन से भी ग्रो ES रिलीज हो गया और 7 ADP रिलीज हो गया, एंड देन उसके बाद हमें एक प्रोटीन भी हमें मिल गया है। ठीक है, अब ये फिर ये जो ट्रांसफेज है ना, ये ट्रांसफेज फिर 180, जब ये सब हो रहा होता है ये ट्रांसफेज फिर 180 डिग्री में ये रोटेट करती है। ठीक है, देखिए रिलीज करने के लिए ये इस ट्रांसफेज को ना यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट होनी पड़ती है। रोटेट होने की वजह से ये ट्रांसफेज अभी इस पोजीशन पे आके वो ग्रो ES क्या करती है, वो रिलीज कर देती है। सेम चीज़ यहीं पे सब कुछ हो गया है, कभी ट्रांस सिस बनती है, कभी सिस ट्रांस बनती है, यही एक्सचेंज होके एज ए होल ये पूरा स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन साइकिल ऑफ ग्रो ES एंड EL चैपरोनिन। चैपरोनिन बहुत टाइप्स के होते हैं, सो हम यहाँ पे ग्रो EL और ES के बारे में ही हम इस पिक्चर पे हम बात कर रहे हैं एज ए होल। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गई हो चैपरोनिन की कैसे फंक्शन होती है, क्या उसके स्टेप्स है। ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी कुछ डाउट है या फिर कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।